हेलो स्टूडेंट, डीडीवी के एनसीईआरटी स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी स्कूल के 12th के एक बैच में हैं और 12th का जो क्लास है वह रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से संबंधित क्लास है। और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के इस पीरियड में यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें एक टॉपिक फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यानी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के टॉपिक फर्टिलाइजेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन है क्या ना, और फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट आते हैं, और इनमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चन भी आपको इनमें मिल जाएंगे फर्टिलाइजेशन से संबंधित। यानी फर्टिलाइजेशन से संबंधित अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है, नीट में आता है या सीयूईटी में आता है या बोर्ड में आता है, तो कहीं पे भी अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो इनके प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आप लोगों का डीडीवी एनसीईआरटी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। ये डीडीवी एनसीईआरटी यूट्यूब का हमारा चैनल है और अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन की, और उस फर्टिलाइजेशन के बारे में हम देखते हैं क्या है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन में देखेंगे कि स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है। स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है और इनके फ्यूजन से जाइगोट बनते हैं। इनके फ्यूजन से जाइगोट बनते हैं और ये दोनों ही हेप्लॉइड होते हैं, यानी स्पर्म भी हेप्लॉइड होता है और ओवा भी हेप्लॉइड होता है। दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट आपका डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और यही जाइगोट आगे डेवलप होता है तो एम्ब्रियो का निर्माण करता है और देन बेबीज यानी फिटस का निर्माण होता है माँ के गर्भ में, अगर ओबीपेरस ऑर्गेनिज्म हुआ तो। लेकिन अगर वो बीबी पेरस ऑर्गेनिज्म हुआ तो माँ के गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अगर वो ओबीपेरस ऑर्गेनिज्म हुआ तो अंडे में डेवलपमेंट होगा उस बेबी का, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और किन किन स्टेटमेंट पे बात करनी है हमें फर्टिलाइजेशन में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। दूसरा है मैकेनिज्म क्या है फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन में कौन से फिजिकल और कौन से केमिकल इवेंट्स आते हैं ना। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन और मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बातें यहां होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें फ्यूजन होता है हेप्लॉइड मेल गैमेट का और हेप्लॉइड फीमेल गैमेट का, और जिसके दौरान डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इस फर्टिलाइजेशन के आइडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन का आइडिया दिया किसने था, तो फर्टिलाइजेशन का आइडिया लीवेनहॉक ने दिया था। कब दिया था? 1683 ईस्वी में इन्होंने दिया था, ठीक है ना। कि फर्टिलाइजेशन नाम की भी कोई चीज होती है, स्पर्म और ओवा का भी फ्यूजन होता है, तभी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उससे बेबी डेवलप करते हैं। एक वैज्ञानिक आए एफआर लिली, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। एफआर लिली प्रपोज द फर्टिलाइजेशन थ्योरी। फर्टिलाइजेशन के लिए एफआर लिली ने फर्टिलाइजेशन थ्योरी दिया। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब दिया? 1914 में दिया। और किसके ऊपर इन्होंने काम किया था? तो सी आर्चीन के ऊपर काम किया था। तो कहा जाता है फर्टिलाइजेशन थ्योरी किसके ऊपर दिया गया, यानी फर्टिलाइजेशन थ्योरी किस ऑर्गेनिज्म पे प्रूव किया गया था? तो सी आर्चीन। सी आर्चीन एक मेंबर होता है इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा का मेंबर होता है। इकाइनोडर्मेटा आप जानते होंगे, जिसके अंतर्गत स्टार फिश आते हैं ना। इस थ्योरी के अनुसार क्या कहता है ये थ्योरी, ये समझिएगा ना। ये थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ना, इस थ्योरी के अनुसार स्पर्म जो होते हैं वो एक केमिकल का, उनके ऊपर ये स्पर्म है और स्पर्म के ये क्रोमोसोम है, ठीक है। थोड़ा सा
ये स्पर्म है, स्पर्म के ये एक्रोसोम है, ठीक है, स्पर्म के ये एक्रोसोम है, ये ओवा है यानी फीमेल गैमेट है, ठीक है ना। तो फीमेल गैमेट से एक केमिकल सिक्रीट करेगा जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन नाम होता है जिनका, और स्पर्म के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है ना, एंटी फर्टिलाइजिन नाम होता है, एंटी फर्टिलाइजिन नाम होता है ना। और फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तभी प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन की होती है। अब ये एक बात समझिएगा, ये जो फर्टिलाइजिन है और एंटी फर्टिलाइजिन है वो हर स्पीसीज का अलग अलग होता है, जिसके वजह से कोई स्पर्म अपने ही ओवा को यानी अपने ही स्पीसीज के ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है और वो किसी दूसरे स्पीसीज के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। इसके पीछे कारण होता है फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का होना। हर स्पीसीज का फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन अलग अलग होता है। इन बातों को आप एकदम कंठस्थ किए रहिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजिन कहाँ से निकलता है, तो वो ओवा से निकलता है और एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म से निकलता है यानी स्पर्म के पास होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है कि फर्टिलाइजिन का केमिकल नेचर क्या होता है, तो फर्टिलाइजिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है और एंटी फर्टिलाइजिन जो होता है वह एसिडिक अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। देखिएगा स्टेटमेंट में, द एग सिक्रीट केमिकल कॉल्ड फर्टिलाइजिन, एग से जो केमिकल निकलता है वो फर्टिलाइजिन है और यह एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है और यह बना होता है मोनोसैकेराइड और अमीनो एसिड से। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट से किससे मिलके बना हो, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हो, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हो प्लस प्रोटीन हो ना। और कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड के रूप में रहेगा, ठीक भैया। और आगे बात करते हैं स्पर्म के सरफेस पे, स्पर्म हैज ऑन सरफेस अ प्रोटीन, एक प्रोटीन पाया जाता है स्पर्म के सरफेस पे, उनको कहते हैं हम लोग क्या, एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो बना होता है एसिडिक अमीनो एसिड से। आगे, द फर्टिलाइजिन ऑफ एग एंड एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजिन ऑफ एग एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ स्पर्म इंटरैक्ट विच आर स्पेसिफिक इन ईच स्पीसीज। जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन है एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं अपने अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से, इनकी स्पेसिफिसिटी होती है। द एडहेशन ऑफ द स्पर्म एंड एग सेम स्पीसीज, अगर सेम स्पीसीज थ्रू अ केमिकल रिकॉग्नाइजेशन नोन एज एग्लूटिनेशन, और ये कहाँ देखा गया, इकाइनोडर्मेटा में देखा गया, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है या केमिकल रिकॉग्नाइजेशन होता है स्पर्म और ओवा में, किसके वजह से, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के वजह से, उस प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। यानी एडहेशन, स्पर्म और ओवा का एडहेशन करना, जुड़ना, एग्लूटिनेशन कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके पूछेंगे, एग्लूटिनेशन पूछा हुआ क्वेश्चन है एक लाइन में। अब देखिएगा ये आपको स्पर्म दिखाई दे रहा है, ये आपका ओवा का, ओवा से निकलने वाला ओवा से निकलने वाला फर्टिलाइजिन है और स्पर्म के ये सरफेस पे दिखाई दे रहा होगा आपको एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के सरफेस पे दिखाई दे रहा होगा और ये दोनों बाइंड करते हैं और बाइंड करके द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को डन करते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में पहला स्टेप है अराइवल ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, कैपेसिटाइजेशन ऑफ स्पर्म और एम्फीमिक्सिस। ये 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी 5 है, 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं।
अब देखिए कैसे कैसे ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं भाई साहब, इनको आपने समझना है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपका वेजाइनल ऑरिफिक, और वेजाइनल ऑरिफिक ये यूट्रस से जुड़ा होता है, और ये जिससे जुड़ा होता है उसको कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये फलोपियन ट्यूब है, ये आपके फलोपियन ट्यूब हैं ना, ये इनफंडिबुलम है, और ये आपके ओवरीज यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में, इस वेजाइनल ऑरिफिक वाले एरिया से इस सर्विक्स वाले एरिया में स्पर्म को छोड़ा जाता है ना। यहाँ स्पर्म को ऐसे छोड़ दिया गया, नियर आउट नंबर ऑफ स्पर्म, मिलियन ऑफ स्पर्म यहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं भैया ना। मिलियन ऑफ स्पर्म क्या किए जाते हैं यहाँ पे? डिपॉजिट किए जाते हैं। और जब मिलियन ऑफ स्पर्म डिपॉजिट किए जाते हैं यहाँ पे, मिलियन ऑफ स्पर्म यहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं, तो यहां से ये यहाँ पे होता है फीमेल गैमेट, जिसको ओवा कहते हैं। तो स्पर्म को यहां से यहां जाना है, स्पर्म को यहां से यहां जाना है। तो जो यहां स्पर्म छोड़ा गया, दीज आर द अराइवल ऑफ स्पर्म। स्पर्म का यहां से यहां पहुंचना, मूवमेंट ऑफ स्पर्म। सेकेंडरी oocyte का ओवरी से यहां आना, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। स्पर्म को यहां से यहां जाने के लिए जो क्षमता दी जाती है स्पर्म को, कैपेसिटाइजेशन ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म और ओवा एक दूसरे के पास आ गए, अब इनके अंदर इनके न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन करना, ये क्या करना? इनके न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन करना एम्फीमिक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये अराइवल ऑफ स्पर्म, यहां पे स्पर्म छोड़ा गया वेजाइनल ऑरिफिक के पास, और ये स्पर्म मूव करते हुए यहां पे पहुंचेगा, ठीक है ना। तो जब स्पर्म यहां छोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इंसेमिनेशन ना। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, मेल ना डिपॉजिट द स्पर्म इन वेजाइनल ट्रैक ऑफ फीमेल क्लोज टू द सर्विक्स, सर्विक्स के पास ना, क्लोज टू द सर्विक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इस प्रक्रिया को इंसेमिनेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन या इजेकुलेशन, इजेकुलेशन मतलब स्पर्म को मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकालना ना, बाहर निकालना मतलब बाहर कर देना। अगर वो वेजाइनल ट्रैक में जाएगा तो उसको इंसेमिनेशन, अगर बाहर छोड़ दिया जाएगा तो उसको इजेकुलेशन। तो एक इजेकुलेशन में करीब करीब 300 मिलियन स्पर्म डिस्चार्ज किया जाता है मेल के द्वारा ना, 300 मिलियन। तो अब इन स्टेटमेंट को हम देखते हैं और बातों को समझते हैं कि क्या कह रहा है। अराइवल ऑफ स्पर्म, अराइवल ऑफ स्पर्म में क्या होगा? द डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट ना, द मेल डिस्चार्ज सीमेन इन फीमेल वेजाइना, फीमेल के वेजाइना में डिस्चार्ज करेगा, क्लोज टू द सर्विक्स। कहां पे? सर्विक्स के पास वाले एरिया में। आगे किस प्रक्रिया के दौरान? ड्यूरिंग कॉपुलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ये याद रखना ना, वेजाइनल ट्रैक में छोड़ा जाएगा तो इंसेमिनेशन, बाहर रिलीज किया जाएगा तो इजेकुलेशन। आगे, इन अ सिंगल इजेकुलेशन आप सीमेन, कितना? सीमेन में कंटेन 300 मिलियन स्पर्म ना। एक सिंगल इजेकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं भैया जी, सोच के देख लो ना। मूवमेंट ऑफ स्पर्म की बात किया गया। अब स्पर्म सर्विक्स वाले एरिया से फलोपियन ट्यूब वाले एरिया में जाएंगे। कैसे जाएंगे? फ्रॉम द वेजाइना स्पर्म ट्रैवल अप थ्रू द यूट्रस ना, इनटू द ओपनिंग ऑफ फलोपियन ट्यूब। कहां जाएगा? फलोपियन ट्यूब की तरफ। आगे बात करेंगे, द स्पर्म स्विम इन फ्लूइड मीडियम। स्पर्म कहां स्विम कर रहा है? फ्लूइड मीडियम में, एट द रेट ऑफ, ये याद रखिएगा, एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 mm पर मिनट। एक मिनट में कितना? 1.5 mm से 3 mm तक की दूरी ये तय कर सकता है। कौन? स्पर्म। आगे बात करते हैं, बहुत सारे ल्यूकोसाइड वेजाइनल इपिथीलियम में पाए जाते हैं फीमेल के, जो कम से कम मिलियन ऑफ स्पर्म को खा जाते हैं ना।
300 मिलियन में से मिलियन ऑफ स्पर्म को क्या खा जाएंगे, ये उनके अंदर जो फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स कौन होंगे, ल्यूकोसाइट WBC होता है। ल्यूकोसाइट कौन होता है भैया, ल्यूकोसाइट आ जाओ भाई, ल्यूकोसाइट WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी होते हैं। स्पर्म को सोचते हैं बाहर से आया है, मारो इसको, खा जाता है उसको। आगे अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं ना। सेकेंडरी oocyte कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है। कहां से निकलता है, जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब फटता है तो यहां से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया गया है। अगर इन सबको पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे देखिएगा, इन ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। किससे रिलीज होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन निकलता है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है ना। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। आगे सेकेंडरी oocyte कैन बी फर्टिलाइज्ड ओनली 24 घंटा, ओनली 24 आवर आफ्टर रिलीजेज। जब ये रिलीज होता है तो उसके 24 घंटे तक इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की। आफ्टर देन दे बिकम डीजनरेटेड, उसके बाद क्या क्या होते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं या रिलीज होना शुरू कर जाते हैं और टूटने लगते हैं। उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज दे बिकम सिक्रीटेड या दे बिकम रिलीज्ड विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। आगे द सस्पेंडेड। अब जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, वह मियोसिस फर्स्ट करके रुका रहता है ना, मियोसिस फर्स्ट करके रुका रहता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव ओन सेंट्रियोल, उसके पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है। फॉर द वेटिंग ऑफ सेंट्रियोल ना, वेटिंग ऑफ सेंट्रियोल दे वेट द स्पर्म, बिकॉज द स्पर्म हैज additional centriole, these are called proximal centriole. In sperm the proximal centriole is the additional centriole which are received by the secondary oocyte, and then the secondary oocyte complete their suspended meiosis second. Okay, complete their meiosis second किसके मदद से, proximal centriole के मदद से। आगे बात करते हैं, after this the secondary oocyte is called ovum, यानी after fertilization, after the fusion of secondary oocyte and sperm and completing the meiosis second, the secondary oocyte is called ovum. secondary oocyte को हम लोग ovum कह सकते हैं। आगे बात करते हैं capacitization of sperm. What is the capacitization of, what is the meaning, actual meaning of the capacitization of sperm? Okay, देखिए, the sperm इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म पहुंचते हैं तो वहां पे ये दिखाई देता है कि स्पर्म के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म का एक्रोसोम है और स्पर्म के ऊपर यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे रिसेप्टर साइट होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। इनके ऊपर जमा होता है इस तरीके से कुछ जिलेटिनस सबस्टेंस, ठीक है, ऐसे जिलेटिनस सबस्टेंस इसके ऊपर जमे होते हैं। तो क्या होता है, जब ये वेजाइनल ट्रैक में इंटर करते हैं स्पर्म, दे आर कोटेड विद द जेलेटिनस मटेरियल ना, ड्यू टू दिस देयर रिसेप्टर साइट बिकम ब्लॉक्ड। आफ्टर देन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, secretion of reproductive tract was the gelatinous material and expose their receptor site especially on the acrosome. एक्रोसोम पे पाए जाने वाले रिसेप्टर साइट को क्या कर देता है, वो साफ कर देता है, यानी इसका मुंह पूरा धुल देगा और मुंह धुल देगा तो इसके रिसेप्टर साइट एक्सपोज हो जाएंगे। नाउ देन दे बिकम कैपेसिटाइज्ड ना। इस कैपेसिटाइजेशन की प्रक्रिया में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। देखिएगा, इस फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में मेड कैपेबल of fertilization by secretion of female genital tract. The secretion of female genital tract remove the coating substance deposited on
द सरफेस ऑफ स्पर्म पर्टिकुलरली दोज प्रेजेंट ऑन द एक्रोसोम, जो स्पेशली कहां पाए जाते हैं, एक्रोसोम पे पाए जाते हैं, उनको उनका मुंह धुल देता है कह सकते हैं। आगे दस द रिसेप्टर साइट ऑफ एक्रोसोम एक्सपोज्ड एंड स्पर्म बिकम कैपेसिटाइज, जब एक्रोसोम क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये स्पर्म क्या हो गए, या स्पर्म कैपेसिटाइज्ड हो गए हैं। आगे दिस फेनोमेनन ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल इज कॉल्ड कैपेसिटाइजेशन। कैपेसिटाइजेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटाइजेशन टेक अबाउट 5 to 6 आवर, 5 से 6 घंटा का समय लेता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ना टेक प्लेस इन एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। कहां फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है भैया जी। ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपके फलोपियन ट्यूब, दीज आर द ओवरी, और यहां पे आते हैं सेकेंडरी oocyte, और यहां पे आते हैं भाई साहब स्पर्म। सेकेंडरी oocyte आते हैं और यहां पे आते हैं स्पर्म, और यह फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहीं पे होती है आपकी। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ऑन दिस साइट, दीज आर द एम्पुला, isthmus ना, एम्पुलरी isthmus जंक्शन पे द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, दीज आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे बात करते हैं कैरियोगैमी या एम्फीमिक्सिस ना, तो इसको बात करने से पहले डायग्राम देखते हैं हम लोग। अब देखिए जब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज किए, स्पर्म और ओवा आपस में ये जब फ्यूज किए, जब जुड़े, तो इस ओवा के अंदर इन्होंने अपना, स्पर्म ने अपने न्यूक्लियस को दे दिया और सेंट्रियोल भी दे दिया, तो दोनों के न्यूक्लियस इनके अंदर आ गए, दोनों के न्यूक्लियस, ये इना और ये इधर ना, स्पर्म का न्यूक्लियस, ओवा का न्यूक्लियस, दोनों क्या है, यन यन है, और यन होने के वजह से टोटल क्रोमोजोम 46 होता है। जब क्या किसमें, 2n में, अगर ये यन हो गए तो इनमें क्रोमोजोम नंबर 23 हो जाएगा, ये यन हो गए तो इनमें क्रोमोजोम नंबर 23 हो जाएगा। अब ये देखिए स्पर्म यन है, ओवा यन है, दोनों का फर्टिलाइजेशन, दोनों के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे, डिसअपीयर होंगे, डिजनरेट करेंगे, और दोनों के क्रोमोसोम आपस में आके फ्यूज करेंगे, और क्रोमोसोम के फ्यूजन को एम्फीमिक्सिस कहते हैं, और न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी कहते हैं। तो न्यूक्लियस भी फ्यूज हो रहा है यहाँ पे, और ये बना देते हैं 2n जाइगोट, 2n जाइगोट बना देते हैं, और जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम नंबर होंगे। क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे इनमें, 46 होंगे। ठीक है भैया, चलो स्टेटमेंट देख लीजिए। एम्फीमिक्सिस या कैरियोगैमी ना, एम्फीमिक्सिस इज आल्सो नोन एज कैरियोगैमी। इन दिस द प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवा मूव टूवर्ड, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं ना, देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेटेड, इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट कर जाते हैं, एंड द क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म एंड ओवा मिक्स टुगेदर, क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी या एम्फीमिक्सिस। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे द फर्टिलाइज्ड एग या फर्टिलाइज्ड ओवम इज नाउ कॉल्ड जाइगोट। अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई, एम्फीमिक्सिस कैरियोगैमी की प्रक्रिया हो गई, तो उस फर्टिलाइज्ड ओवम को हम लोग जाइगोट कहेंगे, और ये 2n होता है। आगे द जाइगोट इन 2n यानी डिप्लॉयड होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, ह्यूमन के केस में, सब में नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होंगे। अब अगर ये जाइगोट बन गया, तो जिस लेडीज के अंदर, जिस फीमेल के अंदर जाइगोट बनने की प्रक्रिया हुई है, उन फीमेल को हम कह सकते हैं कि नाउ दे बिकम प्रेग्नेंट, अब उनको हम प्रेग्नेंट कह सकते हैं। तो दीज आर द डायग्राम, एंड हमने इनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बात आती है फिजिकल एंड केमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन ना।
फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन कौन से फिजिकल और कौन कौन से केमिकल इवेंट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? देखिएगा, देयर आर फॉलोइंग फिजिकल एंड केमिकल इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट वन द एक्रोसोमल रिएक्शन, सेकेंड वन द कार्टिकल रिएक्शन, स्पर्म एंट्री, कैरियोगैमी, एक्टिवेशन ऑफ एग. तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्रोसोमल रिएक्शन, कार्टिकल रिएक्शन. स्पर्म की एंट्री आपने जानते हैं, कैरियोगैमी हमने पढ़ाई दिया है, उसके बाद आता है एक्टिवेशन ऑफ एग. चलो हम लोग बात करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन ना. एक्रोसोम क्या है समझिएगा, ये स्पर्म का एक्रोसोम होगा, ये स्पर्म है, स्पर्म के आगे ये एक्रोसोम है. जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होनी होती है तब ये मान लीजिए फीमेल गैमेट है. फीमेल गैमेट के ऊपर पाए जाते हैं लेयर जिनको हम कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा कहते हैं ना. कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए इस एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं ना. इन एंजाइमों को कलेक्टिवली स्पर्म लाइसिन कहते हैं. स्पर्म लाइसिन कहते हैं, लाइसिन मतलब तोड़ने वाला, स्पर्म लाइसिन कहते हैं. और यह स्पर्म लाइसिन के पास कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं. कोरोना रेडिएटा को जो तोड़ने के लिए एंजाइम पाया जाता है उसको कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और जोना पेलुसिडा को जो तोड़ने के लिए एंजाइम पाया जाता है उसको कहते हैं जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. इसके अलावा इसके पास हैलुरोनिडेज या हैलुरोनिक एसिड पाया जाता है जो स्पर्म और ओवा को चिपकाने का काम करता है, आपस में पास में अटैच करवाने का काम करता है, जिसके वजह से एंजाइम प्रॉपर फंक्शन कर पाता है. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि क्या कह रहा है. एक्रोसोमल रिएक्शन आफ्टर ओवुलेशन ना. ओवुलेशन का मतलब जब सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है. आफ्टर ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या रिलीज इन द फलोपियन ट्यूब ना. किससे निकलता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से ओवा जो निकलता है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है. अब क्या होता है, द कैपेसिटाइज्ड स्पर्म, जो स्पर्म कैपेसिटाइज्ड है, अंडरगो एन एक्रोसोमल रिएक्शन एंड रिलीज वेरियस केमिकल ना फ्रॉम एक्रोसोम. अपने एक्रोसोम से कई सारे केमिकल्स निकालते हैं, किसके लिए? सेकेंडरी oocyte के दीवालों को तोड़ने के लिए. अब क्या करेगा, दीज केमिकल, उन केमिकल को एक साथ मिला के यानी कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्म लाइसिन ना. एक्रोसोम से एक केमिकल निकलेगा, हमने बताया केमिकल में क्या क्या होगा, वो क्यों निकलेगा, स्पर्म की दीवाल को ओवा के वॉल को तोड़ने के लिए. ओवा में वॉल है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इन सबको तोड़ने के लिए जो एंजाइम निकलेगा ना, जो केमिकल निकलेगा उनको हम स्पर्म लाइसिन कहेंगे ना. द इंपॉर्टेंट स्पर्म लाइसिन कौन कौन से होते हैं? हैलुरोनिडेज ना, हैलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं. अब देखिएगा, हैलुरोनिडेज एक्ट एज ग्राउंड सबस्टेंस ना, एक्ट एज ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ द फॉलिकल सेल. फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल क्या है? कोरोना रेडिएटा, सराउंड द ओवम एंड हेल्प टू स्पर्म पेनिट्रेट द एग. आगे बात करते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है कोरोना रेडिएटा को सराउंड द ओवम, जो ओवम के चारों तरफ पाया जा रहा है. आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आल्सो कॉल्ड जोना लाइसिन कहते हैं या इनको एक्रोसिन कहते हैं, ठीक है ना. और ये डाइजेस्ट कर देते हैं जोना पेलुसिडा एंड हेल्प टू पेनिट्रेशन ऑफ एग, एग को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं. ठीक है, okay, you want to be, then you can screenshot of this image because
These questions are important for NEET and other examination of NCERTs. The diagram showing the acrosomal reaction in which the acrosomal enzyme, ना acrosomal enzyme यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक, और एक्रोसोमल एंजाइम निकलेंगे और पेनिट्रेट करेंगे जोना पेलुसिडा, ये बाहर का लेयर जोना पेलुसिडा, ये सॉरी कोरोना रेडिएटा, ये यहाँ तक जोना पेलुसिडा का लेयर है। चलो तो ये डायग्राम है आपका। आगे हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? ऑप्टिमम पीएच चाहिए इसके लिए, कैल्शियम आयन चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए ना, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए, इतना सारा चीज चाहिए। अगर ये प्रभावित है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यानी एक्रोसोमल रिएक्शन इज अफेक्टेड कंप्लीटली। आगे दीज फैक्टर इसेंशियल फॉर द एक्रोसोमल रिएक्शन। आगे अगर कैल्शियम नहीं हुआ, कैल्शियम प्ले अ मेजर रोल इन द एक्रोसोमल रिएक्शन। कैल्शियम जो है, वो कैल्शियम आयन जो है, वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में बड़ा मुख्य रोल प्ले करता है। अगर कैल्शियम नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। आगे इन अब्सेंस ऑफ कैल्शियम, देखो इस बात को लिखा है, इन अब्सेंस ऑफ कैल्शियम फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। आगे एक्रोसोमल रिएक्शन क्या करता है? जब एक्रोसोमल रिएक्शन होता है द प्रोसेस ऑफ पॉलीस्पर्मी ना, प्रोसेस ऑफ पॉलीस्पर्मी क्या होता है? प्रिवेंट हो जाता है, यानी एक से ज्यादा स्पर्म ओवा के अंदर एंटर नहीं कर सकता ड्यू टू एक्रोसोमल रिएक्शन ना। और ये क्या करता है? प्रमोट करता है मोनोस्पर्मी को ना। इसमें क्या होता है? एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म इन द ओवा। आगे अगला हेडिंग होगा, अगला पॉइंट है, ये भी मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्टिकल रिएक्शन। कार्टिकल रिएक्शन क्या होगा यहां समझिएगा। जैसे ये ओवा है, इसके बाहर का लेयर है जोना पेलुसिडा, दोनों का आ गया न्यूक्लियस अंदर, इनके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, इनके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल पाए जाते हैं इनके ऊप्लाज्म में। इन ग्रेन्यूलों को हम कहते हैं कार्टिकल ग्रेन्यूल। क्या पाए जाते हैं? ये बहुत सारे ग्रेन्यूल को कहते हैं कार्टिकल ग्रेन्यूल कहते हैं, ठीक है ना। और ये ऊप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये कार्टिकल ग्रेन्यूल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, अटैच हो जाते हैं। और कार्टिकल ग्रेन्यूल बाहर की तरफ निकालते हैं कार्टिकल एंजाइम। ये कार्टिकल ग्रेन्यूल जो हैं वो बाहर की तरफ कार्टिकल एंजाइम सिक्रीट करते हैं। और इन कार्टिकल एंजाइमों का काम क्या होता है? ये कार्टिकल एंजाइम जो ये जोना पेलुसिडा का लेयर पाया जा रहा है, दे हार्डन द जोना पेलुसिडा, ठीक है। कार्टिकल एंजाइम जो हैं वो जोना पेलुसिडा के लेयर को क्या कर देते हैं? हार्ड कर देते हैं। दे हार्डन द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा को क्या कर देंगे? हार्ड कर देंगे। ड्यू टू हार्डनेस ऑफ जोना पेलुसिडा देयर इज नो एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म ना। जब जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाता है तो दे प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, इट मींस they prevent the entry of additional sperm, only one sperm enter in that condition. Okay, चलिए आगे देखते हैं। The following step involved in the mechanism of cortical reaction. पहला होता है स्पर्म का बाइंडिंग करना ना, और कैल्शियम का इनफ्लक्स कर देता है, कैल्शियम सिग्नलिंग होता है। एक्सोसाइटोसिस ऑफ कार्टिकल ग्रेन्यूल, कार्टिकल ग्रेन्यूल बाहर की तरफ ऐसे फूट के वहां से क्या निकलने लगते? कार्टिकल एंजाइम निकलना शुरू होता है ना। और उसके बाद उनका रिएक्शन होता है जोना रिएक्शन, जोना पेलुसिडा से रिएक्शन होता है, ठीक है। आगे द कार्टिकल रिएक्शन इंश्योर द मोनोस्पर्मी ना बाय द प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी। एंट्री पॉलीस्पर्मी में क्या होता है? एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म को प्रिवेंट करता है। तो ये प्रक्रिया शुरुआत होती है, ठीक है ना। कैल्शियम आयन जाएगा, कैल्शियम का सिग्नलिंग होगा, और जब कार्टिकल रिएक्शन, कार्टिकल ग्रेन्यूल को ये सिग्नलिंग से सिग्नल मिलेगा कैल्शियम का, तो ये क्या करेंगे? एक्सोसाइटोसिस करेंगे, यानी कार्टिकल एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे। दीज कार्टिकल एंजाइम सिक्रीटेड इन द पेरीबिटलाइन स्पेस इसको कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा?
यहां पे जाएगा और जोना पेलुसिडा से रिएक्ट करके जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देंगे। तो देखो बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, उसको हमने एक्सप्लेन भी किया है। द फ्यूजन ऑफ फर्स्ट स्पर्म विथ एग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीड टू रिलीजेस कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन को रिलीज करवाता है ना फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एग के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? कैल्शियम का सिग्नल मिलना शुरू होगा। द इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कैल्शियम एक्ट सिग्नल दैट एक्टिवेट द एग सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे ही कैल्शियम आयन मिलता है एग के अंदर, फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? इंक्रीज करता है। अब एक्सोसाइटोसिस ऑफ कार्टिकल ग्रेन्यूल देखिएगा। राइज द कैल्शियम कंसंट्रेशन, जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, causes the cortical granule to fuse with the plasma membrane, कार्टिकल ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है एंड रिलीज देयर कार्टिकल एंजाइम इनटू द पेरीबिटलाइन स्पेस ना, पेरीबिटलाइन स्पेस में, यहां पे देखो ना, ये जगह जो है इसको कहते हैं पेरीबिटलाइन स्पेस, पेरीबिटलाइन स्पेस कहते हैं। और पेरीबिटलाइन स्पेस में कार्टिकल एंजाइम का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। ठीक भैया, शुरू हो गया। अब आगे क्या होगा देखिए। अब ये जो कार्टिकल एंजाइम है वो जोना पेलुसिडा से रिएक्ट करेगा, तो जोना रिएक्शन शुरू होगा। तो कार्टिकल एंजाइम देन मॉडिफाई एंड हार्ड द जोना पेलुसिडा, मॉडिफाई एंड हार्ड द जोना पेलुसिडा। आगे द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन जोना रिएक्शन, यानी जोना पेलुसिडा से रिएक्शन में कई स्टेप इन्वॉल्व है। एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ जोना पेलुसिडा टेक प्लेस, जोना पेलुसिडा में एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन, यानी एंजाइम की वजह से मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएगा। दिस मॉडिफिकेशन इनएक्टिव द स्पर्म रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के ऊपर जो स्पर्म के रिसेप्टर्स होंगे उनको क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है कि अब कोई स्पर्म से आपको बाइंड नहीं करना है। एज अ रिजल्ट नो एडिशनल स्पर्म बाइंड टू द, किसे? एडिशनल स्पर्म बाइंड ORR पेनिट्रेट द एग, कोई एडिशनल स्पर्म नहीं पेनिट्रेट कर सकता किसको? आपके एग को। आगे दिस प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, यह पॉलीस्पर्मी की प्रक्रिया को प्रिवेंट करता है और मोनोस्पर्मी को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे स्ट्रक्चरल चेंज मेक द जोना पेलुसिडा हार्ड ना इम्परमिएबल टू द एडिशनल स्पर्म, कोई एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोकेगा ये। आगे द कार्टिकल रिएक्शन प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी ना, पॉलीस्पर्मी मतलब एंट्री या एडिशनल स्पर्म। ठीक है ना, आगे बात करते हैं फंक्शन क्या है। ये प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को, इंश्योर करता है मोनोस्पर्मी को, हार्ड करता है जोना पेलुसिडा को, इनएक्टिव करता है एडिशनल स्पर्म को या रिसेप्टर को ना, जोना पेलुसिडा पे जो स्पर्म रिसेप्टर होते हैं उनको इनएक्टिव करता है, एक्टिवेट करता है एग को फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, दीज आर द कार्टिकल रिएक्शन। थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन पूरी कहानी इसमें हो गई है। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन कुछ भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो आपके बोर्ड में आए, चाहे वो आपके नीट में आए, चाहे जहां पे भी क्वेश्चन आए। ठीक है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी में कार्टिकल ग्रेन्यूल दे दिया तो कार्टिकल ग्रेन्यूल के बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं स्पर्म की एंट्री ना, तो ये स्पर्म की एंट्री की बातें, उसके बाद कैरियोगैमी एम्फीमिक्सिस आपने पढ़ाई दिया गया है, ये आपने इनको पढ़ा है। एक्टिवेशन ऑफ एग की बात करते हैं। स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte and subsequently the zygote. आगे as a result the rate of cellular respiration and protein synthesis increase greatly ना, धीरे धीरे क्या होता है इनमें प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एग। यानी ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन द एग
मेटाबॉलिज्म ऑफ एग, रेस्पिरेशन ऑफ एग एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑफ एग बिकम ग्रेटली इंक्रीज्ड। आगे, बिसाइड एक्टिवेटिंग द एग, beside activating the egg, another important role of the sperm to क्या करना, to deliver the parental DNA to the egg, जो स्पर्म के डीएनए को भी एग के अंदर ट्रांसफर करना एंट्री ऑफ स्पर्म का रोल ही होता है। ठीक है ना। अब आगे आता है सिग्निफिकेंस क्या है, इनिशिएट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एग एक्टिवेट होगा तो प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एग, इनहांस द सेलुलर रेस्पिरेशन, स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना। प्रेजेंट द जाइगोट, जाइगोट के अंदर क्लीवेज की प्रक्रिया को क्या करेगा, सेल डिवीजन एंड क्लीवेज की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करेगा। ट्रांसफर द पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करेगा। ठीक है। तो यहां तक आपकी प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुए। और अब अगर इतना आपने फर्टिलाइजेशन की बातें पढ़ ली, अगर सारी बातों को आपने कंफर्म कर लिया, तो आपके चाहे बोर्ड हो, चाहे सीवीटी हो, चाहे आपके नीट हो, कहीं पे भी इनसे बाहर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा समय देके, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, संभवतः तब भी 40 मिनट का वीडियो है, अगर थोड़ा सा समय देके इसको पढ़ेंगे तो आपकी एक प्रोसेस कंप्लीट इनमें क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बातें समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, जो भी आपको चीजें पूछनी होंगी, जो बातें करनी होंगी, जो टॉपिक पढ़ना होगा, वो आप यूट्यूब के कमेंट में जरूर लिखेंगे। अभी हम लोग जल्दी से अपने प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएंगे, लेकिन अभी हमारा प्लेटफॉर्म पे क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे चल नहीं रही हैं एनसीईआरटी की, लेकिन जल्दी ही प्रयास किया जा रहा है कि एनसीईआरटी की क्लासेस प्लेटफॉर्म पे चलने लगे। अभी हमारे यहाँ बीएससी और एमएससी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपके आसपास कोई भी बीएससी एमएससी का स्टूडेंट हो तो उसको बोल दीजिए कि वो डीडीबी ट्यूटोरियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और वहाँ क्लासेस करना शुरू कर दे। आपकी भी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट की जाएंगी। अभी तो हम लोग यूट्यूब पे आपकी क्लासेस ले रहे हैं, और यूट्यूब पे द एनसीईआरटी स्कूल के नाम से, ठीक, द डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल के नाम से ये चैनल है, और आप इन पे क्लासेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर समझ में आया हो जरूर से कमेंट करिएगा, जरूर से लाइक करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ केवल और केवल बायोलॉजी की ही क्लासेस चलती हैं, और बायोलॉजी के लिए ये कोचिंग स्पेसिफाइड है। ठीक है। तो अगर स्पेसिफाइड जगह पे पढ़ना है तो आप सपोर्ट करें, जो नीट के बच्चे होंगे, जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे, जो बायोलॉजी के टीचर्स होंगे, सब अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो हम लोग तेज़ी से राइज करेंगे। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही लगे रहें, देखते रहें, चीज़ों को समझते रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।